सभी को नमस्कार। इस प्यारे से YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीके जीएस की जो प्रैक्टिस 8 नंबर सीरीज चल रही थी, आज की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पे पहली बार जुड़ा है, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जिनका सपना है 2024-25 में वर्दी पाने का, तो अपनी जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है, इसको लेना ना भूले। अभी तक हमारे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 5 तक हो चुके हैं। जिन्होंने 1 से लेके 5 तक नहीं देखे, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आज का जो रहेगा वो प्रैक्टिस नंबर 6 आपके सामने रहेगा। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सभी से नमस्कार है, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, एक बार सेशन की ओर बढ़ते हैं। जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आपके सामने पर्सन फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। सारे विद्यार्थी क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी और आज वर्तमान में कितने हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य 11 दिए गए, जबकि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिनमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और साथ में आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस प्रकार आपके मौलिक अधिकार की संख्या 6 होती है। लेकिन किसी समय संपत्ति का एक अधिकार था, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। आज संपत्ति का अधिकार एक प्रकार से कानूनी अधिकार है, जो आर्टिकल 300 क्लोज ए क्लोज में रखा गया है। आर्टिकल 300 ए में उसका उल्लेख दिया गया। थोड़ी सी मेरी बात सुनना। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि मौलिक अधिकार को कहां से ग्रहण किया गया, मार्कर कहां गया, हथियार, एक सेकंड रुकिए, हमारा लिखने का हथियार था ना, हाँ ये रहा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को कहां से ग्रहण किया गया, 2-3 बातें आपसे पूछता है। मौलिक अधिकार को जो ग्रहण किया गया है, मौलिक अधिकार हमारे लिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार लागू करने वाला, लागू करने वाला जो प्रथम देश था, प्रथम देश, वो याद रखना कौन सा देश था, तो आपका जवाब होगा सर इंग्लैंड। इंग्लैंड। तो मौलिक अधिकार लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, इंग्लैंड। और कब, 1215 में, 1215 में। लेकिन आपसे पूछ लेगा भारत के मौलिक अधिकार, भारत ने जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, ये याद रखना यूएसए के संविधान से लिए गए, यूएसए के संविधान से। तो पेपर में कई बार आता है कि यूएसए के संविधान से हमने क्या लिए, तो आप बताओगे सर मौलिक अधिकार लिए। मौलिक अधिकार का उल्लेख आपसे पूछेगा, मौलिक अधिकार का उल्लेख, तो उल्लेख याद रखना। एक तो भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में इसका वर्णन किया गया है, और उल्लेख में आपको याद रखना अनुच्छेद आपके 12 से लेकर 35 तक इसका विवरण किया गया है। और सुनना मेरी बात, अगर आपसे पूछ ले मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, मौलिक अधिकारों की संख्या, तो संख्या के बारे में 2 बातें आती है। एक 1978 से पूर्व, 78 से पहले यानी कि पूर्व, तो आपके मौलिक अधिकार थे 7, ठीक है। और उसके बाद यानी कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है, वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो याद रखना आपके 6 हैं। तो आपसे पूछ लेगा कौन सा मौलिक अधिकार कौन सा हटा दिया, तो याद रखना आप 44वां संविधान संशोधन 1978 में आपके संपत्ति के अधिकार को, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे हटा दिया गया, तो याद रखना संपत्ति का अधिकार। वहीं पे याद रखना आपसे पूछ लेगा समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, तो 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 व 24 में इसका उल्लेख दिया गया। लेकिन संपत्ति का अधिकार वर्तमान में नहीं है, जो किसी समय अनुच्छेद आपके 31 में इसका उल्लेख होता था। किसी समय
आज संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ये आपको ध्यान देना है लाडले। ये एक कानूनी अधिकार है वर्तमान में, जिसका उल्लेख वर्तमान में एक कैसा अधिकार है सर? ये एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 301 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार। तो अक्सर पूछा जाता है आपसे कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को संविधान की क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा। और संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? B.R. अम्बेडकर। तो संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। B.R. अम्बेडकर संविधान की आत्मा इसे बताए। जबकि संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो याद रखना किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास के द्वारा प्रेम्बल, उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा बताया? भाग संख्या 3 को। ये आपको ध्यान देना है। लेकिन इसमें ही आपसे पूछ लेगा अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट में जनता की सुनवाई के लिए 5 प्रकार की रिट याचिकाएं जारी करता है लाडले। इस प्रश्न में इतनी बात याद रखोगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन। अब संसद में लोकसभा और प्लस में राज्यसभा, इन दोनों को एक साथ बिठाया जाता है कोई बिल को पास करने के लिए। यानी कि कोई बिल को पास करवाने के लिए ये दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बिल जिसमें गतिरोध उत्पन्न हो जाए, लोकसभा उसको पास करा, राज्यसभा नहीं करा, लेकिन राष्ट्रपति की नज़र में वाक्य में वो बिल कानून बनना चाहिए, तब राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की एक संयुक्त बैठक बुलाता है। इन दोनों की क्या करता है कि संयुक्त बैठक, या इसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त सत्र कहा जाता है। तो याद रखना ये जो संयुक्त अधिवेशन है, ये संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? तो याद रखना कहाँ से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो अक्सर पेपर में आता है संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद पूछ लेगा, कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखना 108 के अंदर। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, तो याद रखना अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक हमारे संविधान में कितनी बार हो चुकी है? संयुक्त बैठक अभी तक याद रखना, अभी तक ये 3 बार हो चुकी है। कितनी बार? 3 बार। एक आपको याद रखना है 1962, 1961, उसके बाद में 1978 और सन 2002 में। तो संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हो चुके हैं? 3 बार। संयुक्त अधिवेशन की बुलाता कौन है? इसको बुलाता कौन है? तो याद रखना राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर पेपर में आ जाए इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता याद रखना भैया अनुच्छेद 118 के तहत आपके लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। दूसरी बात सुनना, अगर प्रश्न आ जाए आपके सामने कि संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? अभिन्न अंग किसे बोलते हैं? तो संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। लेकिन संसद के सदन पूछ ले, सदन कितने होते हैं? तो याद रखना लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए संसद के अंग में शामिल कौन कौन होंगे? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो अंग कितने होते हैं? 3, जबकि सदन कितने होते हैं? 2। तो पेपर में ये आता है कि राष्ट्रपति संसद का क्या है? एक पार्ट है, एक अभिन्न अंग है, जिसका अंतिम निर्णय है विधेयक को पारित करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते भैया। इसका राइट उत्तर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि मंगलयान छोड़ने वाली संस्थान इसरो
का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सीधा सी बात है, हालांकि आपको बता देता हूं, जितने भी आपके प्रक्षेपण किए जाते हैं ग्रहों के, वो इसरो से नहीं किए जाते। इसरो ओनली फॉर इनको क्या करती है? निर्मित करती है। इसरो इसका क्या कार्य करती है? यानी कि निर्माण करती है आपके उपग्रहों का। लेकिन इनको छोड़ने वाली जो संस्थान है, वो संस्थान याद रखना, उसे श्री हरिकोटा बोलते। क्या बोलते हैं? श्री हरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे भैया? आंध्र प्रदेश में। ये आपको ध्यान देना है। कर लोगे यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, करना तो पड़ेगा भाई साहब। अगर पेपर में आ जाए कि इसरो कहाँ पर है, सिंपल सी बात है, इसरो की बात कर रहा है लाडले, एक तो याद रखना इसरो की स्थापना कब की गई थी, इसरो की नींव कब रखी गई, नींव तो याद रखना आपके 15 अगस्त 1969 को, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर पर्सन आ जाए इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसरो का हेडक्वार्टर पड़ता है आपके बेंगलुरु में। इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये आपको ध्यान देना है। इसरो का जो पहला अध्यक्ष था विक्रम साराभाई। कौन था भाई? विक्रम साराभाई, आपको ध्यान देना है। विक्रम साराभाई। और इसी के नाम का एक अंतरिक्ष केंद्र भी है जो तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न में कोई दिक्कत है किसी को? इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को बोलते हैं उद्यानों का शहर है। उद्यानों का शहर किसे बोला गया? बेंगलुरु को। और बेंगलुरु को ही बोलते हैं तकनीकी शहर, टेक्नोलॉजी सिटी। और बेंगलुरु को ही बोलते हैं सिलिकॉन सिटी भी इसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। और बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम भी स्थित है। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने? अब यहाँ पर किसकी बात कर ली? ग्रह की बात कर ली। किसकी बात कर ली? ग्रह की। तो सभी को पता है पृथ्वी ग्रह किसका हिस्सा है? सर सौर मंडल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल का हिस्सा है। और याद रखना आपके सौर मंडल का हिस्सा, इसलिए हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या पूछ ले, ग्रहों की संख्या, तो ग्रहों की जो संख्या है एवं आपके उपग्रह, तो उपग्रह आप देख सकते हो कितने हैं आपके। ग्रहों की अगर बात की जाए तो ग्रह आपके टोटल 8 हैं दोस्तों। कितने हैं? 8 में सबसे पहले आपने देखा होगा एक ग्रह का नाम आता है बुध ग्रह, और बुध के बाद आता है आपके शुक्र ग्रह, और शुक्र के बाद आता है आपके मंगल ग्रह, मंगल के बाद आता है, सॉरी माफी चाहता हूँ, पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल, और मंगल के बाद आता है आपके बृहस्पति, बृहस्पति के बाद जो ग्रह उसे शनि बोलते हैं, शनि के बाद जो है उसे अरुण कहा जाता है, और अरुण के बाद जो ग्रह उसे वरुण बोलते हैं। किसी समय आपके आपके प्लूटो यम नाम करके एक ग्रह था, टोटल 9 ग्रह थे, ये आपको बताना है। पृथ्वी को छोड़कर टोटल अन्य 7 ग्रह, पृथ्वी को मिलाकर 8वां है। याद रखना सबसे पहले आपके ग्रह दिया गया है कौन सा? जिसका नाम है भैया बुध। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये 0 उपग्रह। शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है, ये 0 है। जबकि पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मून कहा जाता है। जबकि मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 85 उपग्रह, शनि के 145 हैं, जबकि अरुण के 27 उपग्रह, लेकिन वरुण के आपके 14 उपग्रह बताने हैं। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला आपसे ग्रह पूछ ले तो कौन सा है? तो याद रखना उसे कहा जाता है आपके शनि। लेकिन सबसे कम पूछे तो किसके? पृथ्वी के। सबसे कम उपग्रह, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा उपग्रहों की अगर बात की जाए तो ज्यादा पड़ते आपके शनि के। ये 2 प्रश्न हो गया। उसको नीचे भेजो, उसको नीचे भेज बन प्रशांत ने।
ठीक है। और सौरमंडल का हिस्सा कुल ग्रह कितने आपके 8 है, और पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह 1 है जिसका नाम है मून। तो मून के बारे में प्रश्न आ सकता है कि चंद्रमा यानी कि मून पर पहला कदम किसने रखा, कदम। तो मून पर जो पहला कदम रखा उस व्यक्ति का नाम याद रखना, 21 जुलाई 1969 में यूएसए का व्यक्ति था, और व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको ध्यान देना है। और एक प्रश्न और बताना चाहता हूं कि जो आपके चंद्रमा उपग्रह है, अगर प्रश्न आ जाए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर, अब मून जो पृथ्वी का चक्कर है वो 28 दिनों में लगाता है। कितने दिनों में? 28 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, जिसे परिक्रमा गति बोलते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा अपने अक्ष पे गोल गोल लट्टू की भांति परिभ्रमण भी कितने दिनों में करता है? 28 दिनों में, लगभग 27.32 दिनों के अंदर, यानी कि 27 दिन 8 घंटों में ये पूरा करता है, इसलिए लगभग 28 दिन बोल दिए। अक्सर पेपर में आता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो तो उसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो इसे चंद्र ग्रहण बोलते हैं, जबकि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये दो बातें आपको पक्की पेपर में याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती इसका मतलब अपने अंत में अपसाद को इकट्ठा करती है। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो डेल्टा याद रखना, महानदी उड़ीसा के अंदर ये बनाती है लाडले। उसी प्रकार यमुना नदी जो गिरती है इलाहाबाद गंगा के अंदर ये गिर जाती है, जबकि कावेरी नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है। लेकिन यमुना नदी डेल्टा थोड़ी बना रही है। डेल्टा तो कौन बना रही है? गंगा बना रही है, महानदी बना रही है, कावेरी बना रही है, गोदावरी बना रही है। ऐसे कई बार पेपर में आता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो डेल्टा नहीं बनाती, एक तो नर्मदा नदी याद रखना और एक प्लस में ताप्ती। तो पेपर में ये दो नदियां इंपोर्टेड है। जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती, जो खंबात की खाड़ी अरब सागर में पानी गिराती है, तो ये नदियां बनाती क्या है? जो ये नदियां बनाती है एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं ज्वार नंद मुक्त। तो पेपर में कई बार आता है कि डेल्टा ना बनाने वाली नदियां, तो मुख्य रूप से नर्मदा ताप्ती बतानी है। लेकिन जो नदियों की सहायक नदियां होती है वो सहायक नदियां डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि उनका जो अपसाद है वो पीछे से मेन नदी का पानी आ रहा है वो धक्का मार के आगे ले जाएगा। अब जो मेन नदी है जो जहां पे अपना अपसाद इकट्ठा करेगी वो याद रखना आपको अपने अंत में अपसाद को इकट्ठा करती हैं उसे डेल्टाई भूमि बोलते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है उसे सुंदर वन डेल्टा बोलते हैं, जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, जिसका निर्माण अब सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों ने बनाया है? तो याद रखना गंगा और प्लस में ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये बनाया गया है। और डेल्टाई भूमि में सर्वाधिक धान की खेती और जूट की खेती को किया जाता है। हाँ,
अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। ऑस्ट्रेलिया की संसद को क्या बोलते? यहां पर कई देश और उनकी संसद के नाम पेपर में पूछता है। यहां पर दो संसद के नाम आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक नाम मिलेगा डाइट, क्या मिलेगा? डाइट। और एक नाम मिलेगा ड्यूमा। तो ड्यूमा और डाइट कौन से देश की संसद के नाम है? अक्सर पेपर में बार बार। एक का नाम मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत, पंचायत। तो राष्ट्रीय पंचायत, पंचायत जो संसद है वो किसकी है? और एक जातीय, जातीय संसद किसकी है? जातीय संसद किसकी है? तो ये याद रखना। आप ध्यान से सुनना, पेपर में कई बार पूछता है किस देश की संसद को सोरा बोलते? क्या बोलते हैं? सोरा कहा जाता है। एक आपसे बोलेगा कांग्रेस कहाँ की संसद है? कांग्रेस कहाँ की संसद है? देखो, उसके बाद में याद रखना नेशनल, नेशनल, नेशनल कांग्रेस पीपुल्स, नेशनल कांग्रेस पीपुल्स, पीपुल्स। तो ये याद रखना आपके चीन की संसद का नाम है, चीन की संसद का नाम है, ये ध्यान देना है। जबकि कांग्रेस पूछे तो ये यूएसए की संसद का नाम, सोरा बोले तो ये अफगानिस्तान की संसद है, जातीय संसद की बात बोले तो बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद सुनना लाडले, क्या दिए गए? राष्ट्रीय पंचायत पूछे तो राष्ट्रीय पंचायत आपके नेपाल की संसद है। लेकिन ड्यूमा बोले तो ये रूस की संसद है, और डाइट बोले ये जापान की संसद है। पंख बंद ना कर लिए। ऑस्ट्रेलिया कहाँ की संसद का नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट याद रखना आपके ब्रिटेन की संसद भी है, ब्रिटेन की संसद भी है। और प्लस में भारत की संसद का नाम भी क्या है? तो याद रखना पार्लियामेंट, जिसे संसद कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संसद कहा जाता है। इस प्रश्न में कोई भी किसी को कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में 3-4 बातें सुनना कि जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया देश, ऑस्ट्रेलिया देश की एक तो करेंसी पूछता है मुद्रा। तो मुद्रा याद रखना, यहाँ ऑस्ट्रेलिया डॉलर चलता है, जिसे डॉलर बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया पढ़ाऊं एक बार। उसके बाद में याद रखना आपके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर पूछ ले तो आपको बताना है कैनबरा। उसके बाद में अगर पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय, राष्ट्रीय गेम यानी कि खेल कौन सा है, तो याद रखना क्रिकेट। क्या बताओगे? क्रिकेट। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो घास के मैदान है, घास के मैदान उन्हें क्या बोलते हैं? सर उन्हें डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, सिडनी शहर याद रखना डार्लिंग नदी के किनारे, डार्लिंग नदी। तो कई बार प्रश्न आता है कि सिडनी शहर किस नदी के किनारे? डार्लिंग नदी के किनारे। और सुनना आपके माफी चाहता हूं, एक बार सुनना एक बार आप, 2032 के जो ओलंपिक खेल होंगे, गेम होंगे, ये कहां पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में 2032 के गेम। और सुनना ऑस्ट्रेलिया को बोलते प्यासी, प्यासी भूमि, भूमि का महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनना कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो एरिया और पॉपुलेशन, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में छोटा है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वह क्या मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की संसद को बोलते हैं आपके पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को विक्टोरिया मरुस्थल बोलते हैं, तस्मान मरुस्थल भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक खाड़ी पड़ती है, एक सागर पड़ता है जिसे तस्मान सागर कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए। ईरान की मुद्रा किसे कहा गया है? ईरान की जो मुद्रा है वो आपको बतानी है। ईरान की मुद्रा, ईरान एक राष्ट्र है
आपने सुना होगा ईरान, ईरान और आपके इराक, इराक, इनके बीच में जो समानांतर रेखा है, समानांतर, समानांतर रेखा, उस समानांतर रेखा को 31वीं समानांतर रेखा बोलते। तो कई बार पेपर में आता है ईरान व इराक के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है, 31वीं समानांतर रेखा, आपको ध्यान देना है। उसी प्रकार सुनना, अगर पेपर में आ जाए कि जो ईरान है, इस ईरान की राजधानी क्या है, तो याद रखना तेहरान है। और उसी प्रकार इराक की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो बगदाद आपको बताना है। ईरान की जो मुद्रा है वो किसी समय रियाल थी, जिसे वर्तमान में तोमान बोलते। क्या बोलते? वर्तमान में इसका नाम क्या है? तोमान कहा जाता है ईरान व इराक को। ईरान का, ठीक है ना, नादिर शाह को क्या बोला है? नेपोलियन बोला है। नेपोलियन क्या? हाँ, काई कौन को? तू आराम सो यार, तू टेंशन क्यों ले? काई को? हाँ, जबकि रूबल आपके रूस की मुद्रा है, डॉलर आपके अमेरिका की मुद्रा है। अमेरिका। एक प्रश्न बताइए, अगर मैं आपसे 4 मुद्राएं लिखता हूं, एक तो इस प्रकार मुद्रा लिखिए, और एक इस प्रकार मुद्रा लिखिए, एक इस प्रकार आपको दी गई है, और एक आपको दी गई है आपके इस प्रकार मुद्रा, और एक दी गई है इस प्रकार मुद्रा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुद्राओं के सिंबल दिए गए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुद्राओं के सिंबल दिए गए, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या दिए गए आपको? सिंबल दिए गए, चिन्ह दिए गए। अगर आपसे ये चिन्ह पूछ ले तो ये कौन सा चिन्ह है, तो याद रखना जापानी येन बोलते ही, और ये कहां चलती है? जापान में चलती है सर। उसी प्रकार इसके सिंबल की बात बोले तो ये सर अमेरिकन डॉलर है। क्या ये? डॉलर। और ये कहां का डॉलर? तो याद रखना अमेरिका। और उसके बाद याद रखना आपके एक सिंबल का नाम दिया गया है जिसका नाम है यूरो। क्या नाम है? यूरो। ये यूरोपीय कॉन्टिनेंट में चलती है, यूरोपीय देशों में, यूरोपीय संघ के देशों में, ठीक है। उसके बाद में एक नाम दिया है आपको भैया, क्या नाम दिया गया? ये वाला। तो इसे कहा जाता है आपके पाउंड। क्या बोलते हैं? पाउंड बोलते हैं, जो इंग्लैंड में चलती है। कहाँ चलती है? इंग्लैंड में, ठीक है। उसी प्रकार एक सिंबल दिया गया है, इस सिंबल का नाम है भैया आपके रूपा। क्या नाम है? रूपा, रुपया। और ये यूपिया चलता है आपके भारतीय का। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुद्राओं के सिंबल, प्रतीक, चिन्ह, ये 5 बताने हैं। इनमें से सबसे महंगी जो मुद्रा है उसका नाम, इनमें से वैसे सबसे महंगी मुद्रा का नाम दिनार है, जो कुवैती दिनार है, ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखेंगे लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न, कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर, ये देखो, ये आपको इस प्रकार नाम दिया जाएगा। ये पृथ्वी है, ये आपके नॉर्थ पोल है, इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसे आपके दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। दक्षिणी ध्रुव पे जो व्यक्ति गया था वह 1911 में गया था, जबकि उत्तरी ध्रुव पे जो व्यक्ति गया था वह 1909 में गया था। और उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले व्यक्ति का नाम तो था रॉबर्ट पेरी। क्या नाम था? रॉबर्ट पेरी, आपको ध्यान देना है, रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव पे। जबकि दक्षिणी ध्रुव पे जो व्यक्ति गया था उसे कहा जाता है आपके रोआल्ड आपके एम्डूसन, रॉयल एम्डूसन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या बी। एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर कोई रेखा बनती है तो उसे देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर। तो आपको ये पता चल गया,
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली काल्पनिक अमेजन लाइन को क्या कहा जाता है? सर उसे देशांतर कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे लाडले? उसे देशांतर कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंडीशन ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वाह, शानदार सेशन, मज़ा ही कुछ अलग है गुरुजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, पूरा अच्छे से मेहनत करो। मेहनत ही आपकी रंग लाएगी, और मेहनत रंग लाएगी तो आप भविष्य में कुछ बन पाओगे। अगर आपने ठान लिया है माता पिता की आंखों में अब आंसू नहीं देखना, उनके चेहरे पे एक स्माइल, एक खुशी देखनी है कि मेरा बच्चा कामयाब हुआ है, तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये वर्ष 2024-25 आपके जीवन का सुनहरा मौका है जो आपके लिए लेके आया है। जिसके सपने हैं 2024-25 में वर्दी पाने का, तो भाई अभी से कुछ करना शुरू कर दो, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आएंगे। एक एज फैक्टर ऐसा है जो आपको मुकाम या लक्ष्य पे पहुंचने पर बाधा उत्पन्न करता है। आप कितने क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में कितने मार्क्स बने हैं, ये डिपेंडेंट नहीं करता, लेकिन आपकी एज दिन पे दिन बढ़ रही है, ये डिपेंड करता है। क्योंकि अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में एज फैक्टर को लेके ही आपका सीमा निर्धारण किया जाता है कि ये बच्चा इस पेपर में इतने वर्ष तक का ही दे सकता है, दूसरे पेपर में इतने से इतने वर्ष का दे सकता है। तो अभी से जिस बच्चे ने 10वीं 12वीं पास कर लिया है, तो वो अपने सपने देख सकता है। बहुत बड़े सपने नहीं है, छोटे से सपने आपके ये पूरे कर सकते हो। कंपटीशन कोई ज़्यादा टफ कार्य नहीं है, टफ कार्य नहीं है। कंपटीशन में सभी भाग लेते हैं, तो बच्चा सोचता है इतनी भीड़ में हमारा नंबर कहाँ आएगा। वो भीड़ है जिनके सपने हैं, कुछ बनने का इरादे हैं, कुछ करने का, तो वो अलग ही मिलेंगे, वो भीड़ की दुनिया में नहीं है। आपने देखा होगा कई बार गांव में बारात आती है किसी पड़ोसी की, तो गांव वाले या आपके घर वाले भाग के या तो गली में जाते हैं, छत पे जाते हैं देखने के लिए, लेकिन कई सिंसियर व्यक्ति पर्सन बोलते क्या बारात देखनी यार, वैसी जो उनके आए थे वो इनकी है। वो अंदर बैठे हैं क्योंकि वो माइंड सेट कर रखा है, इनमें कुछ नहीं रखा, अपने गोल की ओर बढ़ते हैं। तो उनमें से आप बनो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, एकांत में बैठो, ऐसा कुछ करो कि भीड़ आपके लिए लगे, भीड़ आपके लिए लगे। या तो कुछ बन के दिखाओ या कुछ खराब होके दिखाओ। खराब भी ऐसा हो कि गली मोहल्ला पूरा समाज आपको ही उंगली करे, नाम होगा यार, पर ऐसा नाम नहीं करना आपको। तो इस पर्सन में क्या दिया गया, याद रखना दक्षिणी ध्रुव की खोज या पहला व्यक्ति कौन था, रोनाल्ड आपके एम्ड्यूसन, आपको ध्यान देना है। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पेरी ने। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन को क्या बोलते हैं, देशांतर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, विश्व कप फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी मिरासल लोव कॉलेज किस देश के हैं, तो ये याद रखना जर्मनी के हैं। तो फुटबॉल से ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा, फुटबॉल से 2-3 बात करना चाहता हूँ। फुटबॉल में रिलेटेड आपको कप या ट्रॉफियाँ दी जाती है, कप या ट्रॉफियाँ, ट्रॉफियाँ। तो ट्रॉफियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में बार बार आती है, एक तो पूछता है आपसे संतोष, संतोष, संतोष ट्रॉफी। एक पूछेगा आपसे आशु, आशुतोष, तोष ट्रॉफी। एक देगा मार्डल, मार्डल कप, और एक देगा डूरेंड, तो डूरेंड। तो भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल कप पूछे तो डूरेंड बताना है। एक बताना आपको फीफा, फीफा वर्ल्ड कप। एक मिलेगा अज लोन, लोन सा, अज लोन सा। एक मिलेगा यूरो कप, यूरो कप। ये आपको ध्यान देना है। तो ये सारे किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। फुटबॉल के एक पक्ष में, फुटबॉल का जो एक पक्ष है, एक पक्ष में आपके कुल 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल के परिसर का नाम क्या है, तो याद रखना। ओए जी तो ये ऊपर रखिया, कप। परिसर को मैदान या फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फील्ड कहा जाता है, ठीक है। और सुनना,
फुटबॉल, फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? राष्ट्रीय खेल में आपको याद रखना है, जैसे ब्राजील हो गया, आपके फ्रांस हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिए गए। देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड एक क्रांति है। क्या है भैया? एक क्रांति है। और ये क्रांति जो चलाई थी वो याद रखना वर्गीज 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 कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन ने क्रांति चलाई थी। कब? 1970 में। और ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है? तो प्रश्न में ऑप्शन दिए गए, चावल उत्पादन में, गेहूं का उत्पादन करना, दूध का उत्पादन और फल का उत्पादन। फल के उत्पादन के लिए याद रखना स्वर्णिम क्रांति, स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है। जबकि दुग्ध के उत्पादन को श्वेत क्रांति बोलते हैं, और यही श्वेत क्रांति कहलाती है आपके ऑपरेशन फ्लड। गेहूं के उत्पादन के लिए हरित क्रांति चलाई गई थी, यह आपको ध्यान देना है। जबकि चावल के लिए हरित क्रांति चली थी 1984 में। तो इसका मतलब गेहूं और चावल दोनों के लिए कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति है। ये कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं, जैसे नाम बताता हूं आपको जो पेपर में फंस सकती हैं। जैसे एक नाम मिलेगा रजत क्रांति। रजत क्रांति का जो संबंध है वो भारत में किसके उत्पादन में था? तो रजत क्रांति का संबंध याद रखना कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन के अंदर याद रखना, जैसे आपको नाम मिलेगा, एक तो एग यानी कि अंडा, और एक आपको मिलेगा बतख, और एक मिलेगा बतख के द्वारा तैयार होते हैं क्या? पंख, और एक मिलेगा भैया आपको बतख, पंख और चूजे। चूजे सही लिखा है क्या? अरे बड़े वाला आएगा, ये छोटा चूजू है। चूजू देखा है कभी? पता है चूजू क्या होता है? चूजा, मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं, चूजा। तो चूजा, पंख, बतख और अंडा, इन सभी के उत्पादन या अंडा उत्पादन नाम मिलेगा। तो इसको कौन सी क्रांति बोला है? आपके रजत क्रांति बोला है। अब सुनना मेरी बात, कई बार प्रश्न आता है सर एक क्रांति का नाम मिलेगा गोल क्रांति। तो गोल क्रांति को कहा जाता है आलू उत्पादन। क्या बोलते हैं? आलू एक तना युक्त फसल है। आलू का जो पौधा है उसके तने भाग को हम खाते हैं। और आलू उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका। पूरे वर्ल्ड में वजन के अकॉर्डिंग कौन सी फसल का उत्पादन ज्यादा होता है? आलू। आपको ध्यान देना है, सुनना मेरी बात। अगर प्रश्न आ जाए बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बताओगे मसाले उत्पादन में। मसाले उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया, जबकि भारत भी है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादन केरल में किए जाते हैं। मसालों की रानी किसको बोलते हैं? अगर कोई विद्यार्थी ज़्यादा मसालों का शौकीन है तो बता सकता है मसालों की रानी किसे कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए सर, अगर प्रश्न आ जाए गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति याद रखना किसके उत्पादन से? तो एक तो आपको प्याज याद रखना है, प्याज, और एक आपके जड़ी बूटी होती है जिसे औषधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औषधि। और एक आपको याद रखना एक मछली है, मछली की शेप ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी एक वर्ग के अकॉर्डिंग मछली है, जो चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है, जिसे बोलते हैं झींगा। क्या बोलते हैं? झींगा फिश। औषधि और प्याज इत्यादि उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? गुलाबी क्रांति। अगर प्रश्न पेपर में आ जाए सर हमें ये तो बताओ कि गोल क्रांति की बजाय लाल क्रांति भी तो चली है, तो लाल क्रांति में मांस जैसे भेड़ बकरी हो गए, इनके मांस के लिए प्लस में टमाटर का उत्पादन आदि करने के लिए कौन सी क्रांति चलाई? लाल क्रांति। एक क्रांति बहुत ज्यादा फेमस है जिसे पीली क्रांति बोलते। क्या बोलते हैं? पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जब चली थी, जिसे सरसों, पिचोदरा नाम के करके एक व्यक्ति था, पिचोदरा, उसने चलाई थी, सरसों से संबंधित थी। लेकिन बाद में देखा ऐसी फसलें जो तेल उत्पादन करने में सहायक है उसको हम बोलेंगे, तो नाम दे दिया तिलहन। फसलों के लिए कौन सी क्रांति है?
पीली क्रांति। एक क्रांति नाम मिलेगा आपको नीली क्रांति। क्या मिलेगा? नीली क्रांति। तो नीली क्रांति आपके मत्स्य पालन अगर आप अपने गांव में पानी को इकट्ठा करके कर रहे हो तो ऐसे कल्चर को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। लेकिन आपके पास छोटे छोटे आयता नुमा आपके पास बॉक्स डब्बे हैं और आपने समुंदर या जोहड़ या नदी के किनारे या कोई खाड़ी के किनारे उन डब्बों को रख दिया और उसमें आती है मक्खी। मक्खी बैठती है और मक्खी के विष से निकलने वाला जो तरल पदार्थ उसे बोलते हैं शहद, और ऐसी विधि पालन को बोलते हैं एपी कल्चर। ठीक है ना? तो आज के सेशन में जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कंप्लीट किया। अगर आप चैनल पे जुड़े हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई एक और प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।